गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार बताएंगे आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है भाई? गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार जल्दी से बताएंगे कि आवाज़ वगैरह आप तक क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून। 3-4 दिन बाद क्लास हो पा रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तबीयत आजकल बिल्कुल सही चल नहीं पा रही यार, पता नहीं तबीयत भी क्या ही चाह रही है मेरे से। सभी को गुड आफ्टरनून। ऑल ओके? चलो भाई, एक बार जल्दी से सारे बच्चे, किसी को अगर कोई डाउट है पिछले जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं उनमें से, तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, एक बार जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको कि हम आपको अब तक क्या क्या पढ़ा चुके हैं प्रोनाउन में। ठीक है, प्रोनाउन में भाई हमने सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें की कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, बेसिक बेसिक बहुत बात है। उसके बाद में हमने प्रोनाउन के आपको काइंड्स यानी कि प्रकार बताए कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ाया, और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने एक पूरी टेबल आपको पढ़ाई। उसके बाद में सेकंड हमने पढ़ाया था आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, और उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये सब प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो बेसिक पढ़ाया, काइंड्स पढ़ाई, ये सब पढ़ाए। अब आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या और रहता है। अच्छा, उसके अलावा हम आपको रेसिप्रोकल के अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव भी पढ़ा चुके हैं, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेमोन्स्ट्रेटिव भी पढ़ा दिए थे, दिस दैट दिस दोस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आपको बता दिए गए हैं। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी आपकी पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अब जो हमारा रहता है वो बता देता हूँ। प्रोनाउन में भाई क्या क्या रह जाता है। सबसे पहले प्रोनाउन में आपका रह जाता है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट। ठीक है, आज ये दोनों हम निपटा देंगे क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों ही आसान है, अपने आप में बहुत आसान है। ठीक है, उसके अलावा भाई, उसके बाद में जो सबसे बड़ा आपका बनता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, यकीन मानिएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका एटलीस्ट 3 क्लासेस तक चलेगा, जो कि कल से शुरू होगा। कल आपका आज ट्यूसडे है, तो कल वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे पूरा आपका ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यही चलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोनाउन है आपका जितने भी प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में भाई जो हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा आपका कौन सा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, ठीक है। और इंटेरोगेटिव के बाद में हम आपको इट वर्सेस देयर वाला पढ़ाएंगे। इट कहाँ पे आता है, देयर कहाँ आता है, इट के सारे यूसेज पढ़ाएंगे कि इट को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। उसके अलावा इसके जस्ट बाद में फिर आपको कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और वहीं पे फिर आपका प्रोनाउन को हो जाएगा विराम, पूर्ण विराम लग जाएगा। तो अगर मैं टोटल क्लासेस आपकी बात करूं आज के बाद, आज प्रोनाउन की 7वीं क्लास है। आज के बाद में भाई 5 क्लास और आप लेके चलिए, यानी कि टोटल 12 क्लासेस में आपका प्रोनाउन का चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, सीट्स आपको कहां तक की दे दी गई है? तो आपको पर्सनल प्रोनाउन पे एक सीट दी गई थी, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक और रेसिप्रोकल, तीनों को एक साथ में समझाते हुए एक साथ में क्वेश्चन उस पर दे दिए गए हैं। आज आपको जो एक सीट और मिलेगी वो होगी डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट। इन तीनों पे बेस्ड एक सीट आपको और मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन कौन सी बुक से करें? क्वेश्चन सिर्फ सीट से कर लो, बहुत है अपने का अपने आप में, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करेंगे। क्लासेस में रेगुलरिटी भाई सिर्फ हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं आ पाई, नहीं तो ऐसा कोई और रीज़न नहीं है, कहीं और हम बिजी भी नहीं है, कुछ और हमने ऐसा काम भी नहीं खोल रखा। ठीक है, सिर्फ कुछ समय से तबीयत ऐसे ही डाउन चल रही है, पता नहीं अभी भी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, गला बोलने में दर्द करने लग जाता है। ठीक है, थोड़े ही मतलब मान के चलिए, थोड़ी देर बोलो उसके बाद में गला दर्द करने लगता है, पता नहीं खाना खाने में भी गले में दर्द हो रहा था। तो ऐसे ही थोड़ा सा मौसम ऐसा चल रहा है। इस टाइम पे दिल्ली में वैसे ही रोज रोज बारिश हो जाती है हर शाम को, उस चक्कर में मौसम थोड़ा सा
इस तरीके का है। चलो भाई, अब कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उनको भी बता देता हूँ। हाँ भाई, चिंता मत करिएगा, टाइम पे होगा। और बच्चे जो कह रहे हैं वोकैब की, भाई देखो आज कॉम्प्रिहेंशन की क्लास लगी हुई है और भाई कल आपकी वोकैब की क्लास होगी 101%, 2 बजे 2 PM कल आपकी वोकैब होगी। अब 2 PM में एक दिन वोकैब एक दिन कॉम्प्रिहेंशन ऐसे करके कराएंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा कराता हूँ जिससे बच्चों की रीडिंग अच्छी होगी, लेकिन बच्चों को लगता है वोकैब पहले कराओ। तो भाई एक दिन कॉम्प्रिहेंशन एक दिन वोकैब, इसी तरीके से अब हम चलेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। ईच, ईदर, नीदर, एनी और नन, भाई ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच, ईदर, नीदर, एनी और नन। इसमें से एनी और नन ये दोनों ऐसे हैं कि कुछ लोग इनको इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और कुछ इनको डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं। हमें इस बहस में नहीं जाना है कि ये इंडेफिनिट हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, हमें जस्ट इनके कुछ यूसेज जान लेने हैं भाई। ईच का प्रयोग या तो दो या दो से अधिक के लिए करते हैं जब चीजें डेफिनिट हों। ठीक है, ईदर आपका दो के लिए आता है और नीदर भी आपका दो के लिए आता है। एनी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं और नन का प्रयोग भी दो से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, अगर इन्हीं शब्दों के जस्ट बाद में कोई नाउन आ जाता है तो ये सारे के सारे शब्द किसकी तरह से काम करते हैं भाई, डिटर्मिनर के तरीके से। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के बाद में कोई नाउन ना आए तो ऐसे केस में ये प्रोनाउन के तरीके से काम करते हैं। ठीक है, किसके तरीके से काम करते हैं, प्रोनाउन के तरीके से काम करते हैं। उसके अलावा भाई ध्यान देंगे, अगर इनके साथ में ऑफ आया होता है, क्या आया होता है, ऑफ, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आर्टिकल द या फिर आपका कोई पॉजेसिव केस या फिर दीज या फिर दोज, इनमें से किसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो अगर ये ऑफ के साथ आ रखे हैं तो इनमें से कोई से का प्रयोग जरूर किया जाएगा। साथ ही साथ में नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आती है इन सब के साथ वो कैसी आती है भाई, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन सी वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात ये है इन सभी के साथ में कि वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। लेकिन अगर इनके साथ ऑफ आ रखा है और नाउन की हमें जरूरत पड़े तो नाउन कैसी आती है, प्लूरल नाउन आती है। नाउन कैसी आती है, प्लूरल नाउन आती है। ठीक है, आ जाइए भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो कुछ क्वेश्चन अब आपके सामने दिखाई देंगे। नीदर बॉय इज एब्सेंट, देखो अब यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है। नीदर आपका किसके पहले आ रखा है भाई, एक नाउन के पहले। बॉय अपने आप में क्या है, नाउन है। तो अगर नाउन के पहले नीदर आ रखा है तो नीदर अपने आप में क्या होगा, डिटर्मिनर होगा भाई। ठीक है, नीदर अपने आप में क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। आगे दे रखा है बेटा इज, और क्योंकि अभी बताया था इसके साथ में वर्ब कैसी आती है आपकी, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन डिफरेंस देखना, यहाँ पे देखो नीदर के जस्ट बाद में क्या है, ऑफ। अगर बेटा नीदर के जस्ट बाद में ऑफ है तो नीदर यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन की पहली क्लास में इस डिफरेंस को मैंने समझाया भी है कि कब आप प्रोनाउन मानोगे और कब आप डिटर्मिनर मानोगे। ठीक है, और क्योंकि अगर इसके साथ ऑफ आ गया तो देखो नाउन कैसा वाला आया, प्लूरल नाउन आया। अभी बताया था नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा अपने आप में। और ये जो आर्टिकल है इसका आना जरूरी है, ये नहीं आया तो गलत हो जाएगा। लेकिन वर्ब फिर भी कैसी रही, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। दोबारा से सुनेंगे, अगर ये जस्ट नाउन के पहले आए तो नाउन कैसा आ रहा था, सिंगुलर। लेकिन अगर ये ऑफ के साथ आ गए तो नाउन कैसा आया, प्लूरल। नाउन अगर यहाँ पे ऑफ नहीं था तो सिंगुलर, अगर ऑफ आ गया तो प्लूरल, अगर ऑफ नहीं था तो नाउन सिंगुलर, अगर ऑफ आ गया तो प्लूरल। लेकिन वर्ब भाई दोनों केस में आपकी कैसी रही, सिंगुलर ही रही। ठीक है, अगर ये बात आपको क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इनका आंसर आप लोगों को करना है। जल्दी से करेंगे आंसर। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ईच ऑफ दीज सिस्टम्स। देखो भाई, ईच के बाद में ऑफ आ गया, और ऑफ अगर आया तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। बिल्कुल सही बात है, प्लूरल नाउन आया है। दूसरा मैंने बताया था इस नाउन के पहले या तो आर्टिकल द आता है या फिर दीज दोज आते हैं या फिर कोई पजेसिव केस। पजेसिव केस यानी कि माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आर हो गया, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ये भी करेक्ट है,
ये दोनों चीजें आपकी करेक्ट है, लेकिन वर्ब आपने कैसी लगा दी बेटा? प्लूरल। और अभी हमने क्या बताया था कि कुछ भी हो जाए वर्ब आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अगर सिंगुलर वर्ब चाहिए तो हैव की जगह पे हैज का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अच्छा भाई, दूसरी चीज और समझेंगे, न सिर्फ आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी, साथ ही साथ में वर्ब के बाद में जो डिटर्मिनर या फिर प्रोनाउन आएंगे वो भी अपने आप में सिंगुलर आएंगे। और यहाँ पे देयर का नहीं, हिज का, सॉरी, सिस्टम्स की बात है, थिंग्स की बात है, तो इट्स का प्रयोग आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आगे जो प्रोनाउन होंगे वो भी अपने आप में कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। ठीक है, आगे प्रोनाउन या फिर डिटर्मिनर जो आएंगे वो भी अपने आप में क्या आएंगे? सिंगुलर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हिज नहीं आए, मतलब देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। ठीक है, देयर किसको दिखाता है भाई? प्लूरल को दिखाता है। ठीक है, इट्स किसको दिखाता है? सिंगुलर को दिखाता है। लेकिन किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए। हिज किसको दिखाता है? सिंगुलर को दिखाता है। लेकिन किसके लिए आता है? मेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, मेल लोगों के लिए। और हर किसको दिखाता है? सिंगुलर को दिखाता है भाई। ठीक है, और किसके लिए आता है? फीमेल के लिए आता है। ठीक है भाई, फीमेल के लिए आता है। तो यहां पे आपका इट्स आएगा क्योंकि सिस्टम्स की बात करी गई है। ना तो सिस्टम मेल है ना फीमेल है, सिस्टम अपने आप में थिंग है, और अगर थिंग की बात करेंगे तो ऐसे केस में इट्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई आगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ईच ऑफ अस। अब देखो भाई, कई बार क्या होगा, जैसे हमने लिखा ईच ऑफ अस, तो ईच ऑफ के बाद में जस्ट एक ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, और ये यूज करना एकदम सही है। तो ईच ऑफ के बाद में, यानी कि ये जो ऑफ वाले स्ट्रक्चर आते हैं, तो चाहे ईच रहा हो भाई, ठीक है, चाहे ईदर रहा हो, ठीक है, चाहे नीदर रहा हो, ठीक है, चाहे नन रहा हो, और भाई चाहे एनी रहा हो, इनमें से कोई सा भी आ जाए। ठीक है, और अगर इसके साथ में ऑफ आ रखा है तो हम ईच ऑफ अस लिख सकते हैं, सही बात है। ईच ऑफ यू लिख सकते हैं, सही बात है। ईच ऑफ देम लिख सकते हैं, सही बात है। तो इन तीनों का प्रयोग भी किया जा सकता है, इसको भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आएगी भाई, ठीक है, इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। और इनके साथ में जो आगे प्रोनाउन आपका आएगा, तो ऐसे केस में वो भाई हिज या फिर आपको हर लगाना है, जरूरत के हिसाब से, आप और कुछ नहीं। तो हिज लगाओगे आप, जनरली हर भी पॉसिबल होता है। आ जाओ भाई यहाँ पे, जैसे कि ईच ऑफ अस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो वर्ब में क्या लगा रखा है बेटा? मस्ट लगा रखा है। जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, उनके केस में, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ में हम सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखते हैं। ही के साथ में भी मस्ट आता है, दे के साथ में भी मस्ट आता है, आई के साथ में भी मस्ट आता है, यू के साथ में, वी के साथ में भी मस्ट आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे सिंगुलर प्लूरल का तो कोई फंडा बचा ही नहीं। तो ईच ऑफ अस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैश ओन एक्शंस। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, पहला ऑप्शन हमारे सामने आएगा आर होगा, दूसरा ऑप्शन होगा भाई देयर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका होगा हिज, और चौथा ऑप्शन होगा आपका इट्स। अगर चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो चारों में से कौन सा आप इस ब्लैंक में फिल करना चाहोगे? ईच ऑफ अस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर ओन एक्शंस, देयर एक्शंस, या हिज ओन एक्शंस? ध्यान देंगे भाई, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कौन सा वाला लगाना है? सिंगुलर वाला ही लगाना है। तो हिज ओन एक्शंस, क्या लिखना चाहिए हमें? हिज ओन एक्शंस। अगर हिज आपका ऑप्शन में ना दिखे तो आप इस आवर को भी मार सकते हैं। ठीक है, तो इस आवर को भी मार सकते हैं, लेकिन हिज को ही प्रेफरेंस देंगे। हमने कहा कि आवर को क्यों मारा? इस अस के हिसाब से हम आर मार सकते हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ हिज को ही आप लगाओगे। तो एग्जाम के तरीके से चलना है, एग्जाम में क्या सही है और क्या गलत है, तो एग्जाम में भाई
हिज आपका सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। एग्जाम के हिसाब से सिंगुलर रखना है और हिज को प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नन ऑफ अस हैव डन दिस बिफोर। नन ऑफ अस, जैसे ही आपने देखा भाई नन के साथ में ऑफ आ सकता है, बिल्कुल सही है, और उसके बाद में अस आ सकता है, सही बात है। लेकिन वर्ब भाई कैसी आएगी, कुछ भी हो जाए लेकिन वर्ब तो आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो नन ऑफ अस हैज आपको लिखना पड़ेगा, हैव आप नहीं लिखोगे। नन ऑफ अस हैज, नन ऑफ अस हैज, ठीक है, नन ऑफ अस हैज, नन ऑफ अस हैज। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नन ऑफ यू आर अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग। हमने कहा कि आप में से कोई भी बिल्डिंग को एंटर करने के लिए अलाउड नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा, नन आया भाई, नन के साथ में ऑफ आया, और नन ऑफ के बाद में हम यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी बताया था देखो कि नन ऑफ के बाद में या एनी के बाद में अस, यू और देम तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमने नन ऑफ यू लिखा है ये सही है, लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए थी बेटा, सिंगुलर, और हमने कैसी लगा रखी है, प्लूरल। तो नन ऑफ यू इज अलाउड आपको लिखना पड़ेगा, आर अलाउड आप नहीं लिखोगे, तो इज अलाउड आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। सो आर को बदल के आपको इज कर देना है, दैट्स इट, इतना ही आपका क्वेश्चन है, और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको नंबर इसके पूरे मिल जाएंगे। आगे 3 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, इनको भी एक बार करेक्ट करके बताओगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। जल्दी जल्दी आंसर करोगे, फटाफट फटाफट भाई, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करोगे। बेटा 5 में दिस का मतलब है कि हमने ये कोई काम की बात कर रहे हैं। नन ऑफ अस हैज डन दिस बिफोर का मतलब है कि हमने ऐसा, दिस का मतलब है ये काम, किसी एक काम की बात कर रहा है, तो दिस उसमें करेक्ट है, 5 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा नन वाले में दिस का कुछ अलग यूज है, वो दिस का मतलब किसी के लिए यूज नहीं है, हम किसी काम के लिए उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरी ऑफ द गेस्ट। आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरी ऑफ द गेस्ट। ध्यान देंगे भाई, ये जो एवरी होता है ना, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, तो एवरी के बारे में लिख लेंगे, एवरी बराबर डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर होता है। एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर एवरी के बाद में ऑफ आ जाए तो वो गलत होता है, लेकिन अगर एवरी के बाद में कोई नाउन आ रखा हो तो वो अपने आप में करेक्ट होगा। तो एवरी ऑफ गलत होता है, तो एवरी ऑफ हम कभी नहीं लिख सकते। ऐसे केस में हमें क्या लिखना चाहिए, ईच ऑफ द गेस्ट्स, ईच ऑफ द गेस्ट्स। और देखो अब कुछ बच्चे क्या रट्टा मार लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे ईच एवरी दिखा तो उन्होंने क्या किया, इस हैव को काट के और हैज कर दिया। बेटा रट्टा नहीं मारना चाहिए, बात को समझने का प्रयत्न करो। सब्जेक्ट में तो ईच एवरी आया ही नहीं। एक बात बताओ बहुत छोटी सी, वर्ब को आप सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे कि किसी और चीज के हिसाब से? बेटा वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, और सब्जेक्ट में आई है। सब्जेक्ट में ना तो ईच है, ना सब्जेक्ट में एवरी है, ना सब्जेक्ट में ईदर है, ना सब्जेक्ट में नीदर है, ना सब्जेक्ट में एनी है, ना सब्जेक्ट में नन है। सब्जेक्ट में तो कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अब की बार ऑब्जेक्ट में आए हैं, और बेटा ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? प्रोनाउन का प्रयोग कहां कर सकते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में यूज कर सकते हैं। अरे तो वर्ब आपको सिर्फ तब देखनी है जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आया हो। ऐसे केस में आपको देखना है कि वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। हर जगह जबरदस्ती से वर्ब को सिंगुलर कर देने से आपका क्वेश्चन सही नहीं हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि भाई हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। अब एक घंचक करो, चैप्टर वाइज बनते नहीं है, चैप्टर वाइज में आप रट्टा मार के बैठे रहते हो। ध्यान से ये गलतियां मत करो। तो पहले में जो हैव लगा रखा है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो आई के हिसाब से आया है, और आई के हिसाब से हैव आता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दूसरा देखो, ईदर साइड ऑफ द कोन इज साइनिंग। अब देखो भाई, ईदर साइड अगर हमने लिखा है तो ईदर यहाँ पे डिटर्मिनर के तरीके से आया है, क्योंकि नाउन के पहले आया है। अब ईदर चाहे डिटर्मिनर हो चाहे कुछ भी, वर्ब कैसी आनी चाहिए,
वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए और यहाँ पे इज आएगा। बेटा ईदर यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए इसके हिसाब से वर्ब आ रही है। अगर ईदर बाद में होता, जैसे मैंने लिखा, फोर्थ क्वेश्चन और लिख दिया मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव टू इनवाइट, I have to invite either of his friends। देखो भाई, I have to invite either of his friends। अब देखो बच्चे क्या रट्टा मार के बैठे रहते हैं। देखो पहली बात, बच्चे देखेंगे ईदर देखा और ईदर को देखते ही यहाँ पे हैव को हैज कर देंगे। अबे बदतमीज हो एकदम, जो वहां पे हैव को हैज कर दोगे। मेरे दोस्त, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट के हिसाब से हैव एकदम करेक्ट है। आपको इस ईदर से इस हैव को कनेक्ट नहीं करना है। आई सब्जेक्ट है तो वर्ब बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इस ईदर के हिसाब से नहीं। यहाँ पे ईदर साइड आपका सब्जेक्ट था तो इसके हिसाब से वर्ब आई। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो आई हैव टू इनवाइट, मेरे को इनवाइट करना है, और किसको इनवाइट करना है? ईदर। अब देखो ईदर के बाद में क्या आ गया? ऑफ आ गया। और ईदर के बाद में ऑफ आ गया तो नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल, प्लूरल लगा रखा है। और साथ में क्या आना चाहिए? या तो आर्टिकल द या फिर पजेसिव केस। तो देखो पजेसिव केस आ रखा है तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बेटा? क्योंकि हैव जो है वो आई के लिए आया है। जैसे यहाँ देखो, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। यू कैन टेक एनी, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर बताएंगे, क्या एरर है इसमें। ठीक है बेटा, इन्फॉर्म्ड के बाद में माई सेल्फ की कोई जरूरत नहीं है। आपने खुद को इन्फॉर्म किया है या गेस्ट को इन्फॉर्म किया है। ऑब्जेक्ट दे तो रखा है, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाओगे यार? आई हैव इन्फॉर्म्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को इन्फॉर्म कर दिया है। नहीं यार, ऐसी बात मत करो। आई हैव इन्फॉर्म्ड ईच ऑफ द गेस्ट्स, मैंने सारे रिश्तेदारों को, सारे गेस्ट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, मैंने खुद को इन्फॉर्म नहीं किया है। तो माई सेल्फ मत लगाओ वहां पे राहुल। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आई हैव टू बुक्स, बेटा 2 किताबें हैं। अभी आपको बताया था कि एनी का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है, इसीलिए एनी नहीं ईदर आएगा। 2 के लिए ईदर आता है और एनी आता है बेटा 2 से ज्यादा के लिए। 2 के लिए ईदर आता है और एनी आता है आपका 2 से ज्यादा के लिए। तो ध्यान देंगे, ईदर बराबर 2 और एनी सेम मीनिंग होता है, लेकिन बस फर्क यह है, ये आता है मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखेंगे नीदर, नीदर बराबर 2, नीदर किसके लिए आता है? 2 के लिए। लेकिन अगर हम नन लिखेंगे बेटा तो नन आता है फॉर मोर देन 2। मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। तो सिंपल इस तरीके से देख सकते हैं। और क्योंकि 2 किताबों की बात थी इसीलिए एनी नहीं इधर आएगा। अगर यहीं पे 4 किताबें होती तो फिर एनी आता। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। अब आ जाते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस एक बार देखते हैं भाई। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं ये देखते हैं एक बार। अब देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे कॉइन्स क्यों नहीं हुआ। एक बात बताओ बेटा, सही क्वेश्चन पूछा आपने वैसे कायदे से कि कॉइन्स क्यों नहीं हुआ। देखो बेटा, इधर यहाँ पे ऑफ के पहले नहीं आया है, इधर यहाँ पे साइड के पहले आया है। किसके पहले आया है? साइड के पहले आया है। अगर इधर साइड के पहले आया है तो इधर का इस ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो ऑफ आया है ना, वो साइड के लिए आया है। और इसका मतलब हम किसकी साइड की बात कर रहे हैं बेटा? कॉइन की साइड। और एक कॉइन की कितनी साइड होती हैं? 2। हम कह रहे हैं इस कॉइन की जो दोनों साइड है ना, वो अपने आप में साइन कर रही हैं। एक कॉइन की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की नहीं। इसीलिए कॉइन सिंगुलर में लिखा है। और प्लूरल में क्यों नहीं है? दोबारा से समझो, इधर यहाँ पे साइड के लिए आया है
और अगर साइड के लिए आया तो इस ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि ईदर अगर ऑफ के पहले आए तो नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन बेटा यहाँ पे ईदर जो है ऑफ के पहले नहीं आया है, ईदर ऑफ के पहले नहीं आया है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। इनडेफिनिट प्रोनाउंस की हम लोग बात कर रहे थे भाई। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो किसी डेफिनिट को रेफर ना करें, जो किसी डेफिनिट को रेफर ना करें, उन्हीं को हम अपने आप में इनडेफिनिट प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है बेटा, ईदर जब किसी नाउन के जस्ट पहले आता है तो सिंगुलर नाउन लेता है, प्लूरल नहीं लेता है। ठीक है, ईदर अगर किसी नाउन के जस्ट पहले, ये बात मैंने यहाँ पे भूली हुई थी, ये देखो, ईच हुआ, ईदर हुआ, नीदर हुआ, एनी हुआ, ये जिस भी नाउन के पहले आते हैं इनके बाद में नाउन सिंगुलर आता है, लेकिन अगर ये ऑफ के पहले आते हैं तो नाउन प्लूरल आता है। इस बात को अपने शब्दों में यहाँ पे लिख लो, ईच, ईदर, नीदर और एनी, अगर ये किसी नाउन के पहले आएंगे तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, और अगर ये ऑफ के पहले आएंगे तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। नन को कभी भी हम किसी नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते हैं, नन को कभी भी किसी नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते हैं। बेटा मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, प्लस में क्या आता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। ठीक है, एनी के साथ में, एनी प्लस में सिंगुलर नाउन, एनी के साथ में भी सिंगुलर नाउन ही आता है, बट प्लूरल इज ऑल्सो पॉसिबल, प्लूरल भी आ सकता है, हालांकि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिंगुलर ही मान के चले, है ना। तीसरी चीज भाई, तीसरी चीज, ईदर, नीदर, ईच, ईदर, नीदर, ईच, एनी और नन, और इन सब के बाद में क्या आ जाए, ऑफ, तो जो नाउन आएगा वो कौन सा आएगा भाई, प्लूरल नाउन। तो फिर नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे साइड्स क्यों नहीं होगा, इस वाले में यहाँ पे साइड्स क्यों नहीं होगा, बेटा ईदर के जस्ट, मतलब साइड के जस्ट पहले ईदर है, अगर ईदर के जस्ट बाद में कोई नाउन आ गया तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो किसी डेफिनिट पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते उनको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ऑल हो गया, सम हो गया, एनी वन, नो वन, वन, एवरीथिंग, बोथ, फ्यू, एवरीवन, समवन, ये सब आपके क्या हैं, ईटीसी, ये सब आपके क्या हैं भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, ये सारे के सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं भाई। इनके साथ में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है ये ध्यान देंगे एक बार, ये ध्यान देंगे। देखो भाई, सबसे पहले ऑल की बात करते हैं भाई, ध्यान से समझना, पहले समझते नहीं हो फिर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, अब समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझना। सबसे पहले बेटा ये जो ऑल है, ठीक है, या तो इसको अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करते हैं, इसके सेंस में अनकाउंटेबल, और या फिर इसको प्लूरल के सेंस में, दोनों सेंस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अनकाउंटेबल के सेंस में आएगा तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी भाई। ठीक है, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। और जब प्लूरल के सेंस में आएगा
तो वर्ब इसके साथ में प्लूरल आएगी, तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसके अलावा भाई ये सम को भी सेम ऐसे यूज करते हैं हम, सम का भी सेम इसी प्रकार से यूज किया जाता है। उसके अलावा आपने देखे दो तरीके के होते हैं वर्ड, एक वन वाले और एक थिंग वाले। वन वाले का मतलब जैसे कि आपने देखा समवन, एनीवन, एवरीवन। उसके अलावा जैसे कि आपका हो गया समवन, एनीवन, एवरीवन। ठीक है, समबडी, बडी वाले जो होते हैं। ठीक है, समबडी, एवरीबडी। नोबडी, ईटीसी। ठीक है, तो वन वाले मान लीजिए या बॉडी वाले मान लीजिए। ऐसे ही थिंग वाले जैसे कि समथिंग, जैसे कि नथिंग, जैसे कि एनीथिंग, जैसे कि एवरीथिंग। ठीक है भाई, इन सब के साथ में क्या होता है, इन सब के साथ में वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। और अगर इसके बाद में कोई प्रोनाउन इनके लिए आए या फिर कोई डिटर्मिनर इनके लिए आए, जैसे कि हिज हो गया, माई हो गया। ठीक है, तो ये प्रोनाउन या फिर डिटर्मिनर भी अपने आप में कैसे आते हैं, सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं भाई, जैसे थिंग्स है, इन सारी थिंग्स के लिए इट्स का प्रयोग किया जाएगा। किसका, इट्स का। और ये जो समबडी वगैरह है इन सभी के लिए हिज का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी अगर फीमेल का सेंस है तो हर भी पॉसिबल है, फीमेल का सेंस है तो हर भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। जैसे वी हैव अंडरस्टूड ऑल दैट ही सेड। अब भाई इस ऑल को समझ के यहाँ पे हैज मत कर देना, क्योंकि ये जो वर्ब आई है वो बेटा वी के हिसाब से आई है, और वी अपने आप में प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे हैव एकदम करेक्ट है। ये सेंटेंस सही है, हमें वो सब कुछ समझ आ गया है जो उसने कहा। ऐसे ही देखो, वी हैव रेड ऑल ऑफ दीज बुक्स, हमने ये सारी किताबें पढ़ ली हैं। He gave us some books and we have read all, उसने हमें कुछ किताबें दी और हमने सब पढ़ ली हैं। बेटा ये तो बेसिक बेसिक एग्जांपल हो गए। क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आएंगे देखो वन से। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वन से। ठीक है बेटा, शिवम सबके कमेंट्स लेते हैं, चिंता मत करो। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। कमेंट ना लेना या लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को पढ़ें और समझें, समझने पे फोकस करें बेटा। कमेंट्स पे फोकस करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। आप खुद से सोचिए, अगर आप कमेंट्स पे फोकस करते हैं तो हमें पढ़ाने में दिक्कत रहती है, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने थोड़ी ना आए हम। आप कमेंट्स पे फोकस करोगे तो आपको भी दिक्कत रहेगी। आ जाओ भाई, अब बात करेंगे एक बार वन की, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। वन, बेटा वन को कब लगाते हैं, देखो वन का मतलब सबसे पहले तो ये जानेंगे क्या होता है। वन का मतलब होता है एवरीवन, यानी कि हर कोई। तो वन का मीनिंग अगर हम देखें तो हर कोई, यानी कि बेसिक बात यह है कि सभी। वन का मीनिंग क्या होता है, सभी। जैसे मैंने लिखा वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। मीनिंग क्या है कि भाई सबको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, सबको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेटा सबकी बात कर रहे हैं हम किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। वन को देख के लगता ऐसा है कि वन का मतलब एक, लेकिन वन का मतलब एक नहीं है, वन का मतलब है सभी। ठीक है, वन का मीनिंग क्या हो जाएगा, सभी। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो देखो भाई, वन एक प्रोनाउन के तरीके से आता है, और वन को हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और वन को हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर पजेसिव केस की हमें जरूरत पड़े तो फिर होता है वंस, और पजेसिव केस में ही ऊपर कॉमा आता है।
लेकिन अगर प्लूरल की जरूरत पड़े तो होता है वंस और फिर इसमें कॉमा नहीं आता है, और रिफ्लेक्सिव की जरूरत पड़े तो होता है वन सेल्फ। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे कि सर वन का मतलब भी एवरीवन है और एवरीवन का मतलब भी एवरीवन है, तो इन दोनों में फर्क क्या है भाई? वन में और एवरीवन में क्या डिफरेंस है? एक बार सुनेंगे, इस पर क्वेश्चन आ रखा है एक बार एग्जाम में कि वन में और एवरीवन में क्या फर्क है। पहली बात ये है, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके लिख देता हूँ ये सारी चीजें भाई। वन वर्सेस एवरीवन, वन वर्सेस एवरीवन। देखो भाई, वन के साथ में आपको किसका प्रयोग करना है? पजेसिव केस के रूप में वंस। लेकिन एवरीवन के साथ में आपको पजेसिव केस हिज लगाना है। वन के साथ में रिफ्लेक्सिव क्या आता है बेटा? वन सेल्फ। क्या आता है? वन सेल्फ। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या आता है? हिम सेल्फ। ठीक है, हिम सेल्फ। दोनों के मीनिंग देख रहे हो, सेम होते हैं लगभग। अच्छा, उसके अलावा वन का मतलब होता है सब। वन का मीनिंग क्या होगा? सब। और एवरी वन का भी क्या होगा? आप यहां भी कहोगे सब। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वन हम लिखेंगे ना तो वन का मतलब है सब, इंक्लूडिंग द स्पीकर। जो बोलने वाला पर्सन है ना उसको भी शामिल करता है वन, उसको भी शामिल करता है। नहीं बेटा, ईदर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। आकाश भाटिया बताया था, ईदर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब। टॉपिक से डाइवर्ट मत किया करो, ठीक है। एवरी वन और वन में क्या फर्क है? देखो, अगर हम कह रहे हैं ना वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, इसका मतलब है उस वन में मैं भी शामिल हूं। ये बात मेरे लिए भी कही गई है, ये बात आपके लिए भी कही गई है, ये बात जो नहीं सुन रहे हैं इस बात को उनके लिए भी कही गई है। लेकिन एवरी वन, मैंने कहा एवरी वन शुड बी ऑन टाइम, एवरी वन शुड बी ऑन टाइम, सभी को समय पे आना चाहिए। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं उसमें शामिल हूं। मान लीजिए मैं एक कंपनी चलाता हूं और उस कंपनी का मैं बॉस हूं, मैंने कहा एवरीवन लिसन टू मी, तो उसका मतलब मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, इसीलिए वहां पे वन लिसन टू मी नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, एवरीवन कब लगाते हैं? एवरीवन हम लगाते हैं जब हम खुद को हटा के बात करते हैं। मैंने कहा एवरीवन, एवरीवन में सब्जेक्ट शामिल हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन वन में सब्जेक्ट भी शामिल होता है। ठीक है बेटा। अमर, कहां से तेरे को लग रहा है, कौन से एंगल से कि मुझे नींद आ रही है? ठीक है, वन का मतलब होता है सब, और उसमें बेटा एक जनरल बात करता है। वन किसकी बात करता है? जनरल सेंस की बात करता है। मैंने कहा वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन शुड डू वंस वर्क, सभी को अपना काम करना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क, वन शुड डू वंस वर्क का मतलब है सबको अपना काम खुद करना चाहिए, और उस सब में मैं भी शामिल हूं। मैं ये बात अपने लिए भी कह रहा हूं कि मुझे भी अपना काम खुद से करना चाहिए, स्टूडेंट्स को काम अपना खुद से करना चाहिए, हर किसी को अपना काम खुद से करना चाहिए। ठीक है, हर किसी को अपना काम खुद से करना चाहिए। तो वन का मतलब ये होता है। और एवरी वन में जरूरी नहीं है कि वो बात मेरे पे भी लागू हो, यानी कि एवरी वन में ये जरूरी नहीं है कि बात बोलने वाले पे भी लागू हो, लेकिन वन में ये जरूरी है कि वो बात बोलने वाले पे भी लागू होती है। ठीक है, वो बात बोलने वालों पे भी लागू होती है। ठीक है, देखो अब इस पे कुछ क्वेश्चन हैं। वन शुड डू हिज वर्क वंस हिमसेल्फ। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपने सब्जेक्ट में वन लगा दिया है तो वन के लिए हमने क्या बताया था? पजेसिव केस बेटा हिज नहीं होता है। वन के लिए पजेसिव केस क्या होता है बेटा? वन के लिए पजेसिव केस होता है वंस। और वन के लिए रिफ्लेक्सिव केस बेटा हिमसेल्फ नहीं होता है, वो क्या होता है? वन सेल्फ। ठीक है, वन सेल्फ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो, आई एम द बॉस एंड एवरीवन आना चाहिए या वन आना चाहिए? मैंने कहा मैं बॉस हूं और सबको मेरा ऑर्डर फॉलो करना है। क्या मुझे खुद को भी ऑर्डर फॉलो करना है? नहीं, मतलब खुद शामिल नहीं है। और बेटा अगर खुद शामिल नहीं है तो फिर वन नहीं लगा सकते, फिर हमें एवरीवन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वन का मतलब है जो बोलने वाला है वो भी उस काम को करे। तो जो बात कही गई है,
जब वो सब पे अप्लाई हो रही है, बोलने वाले पे, सुनने वाले पे, सब पे अप्लाई हो रही है, तो फिर हम लगाते हैं वन। और एवरीवन में जरूरी नहीं है कि वो बात बोलने वाले पे भी अप्लाई हो, इसीलिए दूसरे वाले में एवरीवन आएगा, वन नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, वन हैव टू स्टडी हार्ड इफ ही वॉन्ट्स टू सक्सीड। दो एरर है। पहली बात बेटा, वन के साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो हैव टू नहीं होगा, हैज टू होगा। और दूसरी बार बेटा, अगर एक बार वन यूज कर लिया तो फिर आप ही नहीं लगाओगे, वन ही लगाओगे। वन ही आपको लगाना है, ही आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखोगे, आई हैव फाउंड ओनली 5 बुक्स। मुझे सिर्फ 5 किताबें मिली हैं। वेयर आर दी अदर वंस, बाकी की कहाँ हैं? बेटा क्या यहाँ पे पजेसिव केस की जरूरत थी? नहीं, यहाँ पे प्लूरल की जरूरत थी, इसीलिए ये वाला वंस आएगा, ये कॉमे वाला वंस नहीं आएगा। नेक्स्ट, वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, वी नीड स्मॉल वन विथ अ गार्डन। आपको ध्यान रखना है भाई, अगर देखो वन अकेला आया है तो वन के साथ में आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर वन के साथ में कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर आर्टिकल आता है। तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगर देखो वन अकेला है तो कोई आर्टिकल नहीं, हम कभी भी नहीं लिखेंगे वी नीड अ वन। अ वन लिखना गलत है, लेकिन वन लिखना आपका सही है। अगर आपने एडजेक्टिव लिख दिया वन के साथ में, अगर वन के साथ में कोई एडजेक्टिव लिख दिया तो फिर यहाँ पे आर्टिकल ए या फिर एन का आना जरूरी है, फिर आप ए एन को नहीं हटा सकते। तो वन के साथ में अगर कोई एडजेक्टिव आ रखा है तो फिर आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। अगर वन के साथ में कोई भी एडजेक्टिव आ रखा है तो फिर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वन के पहले स्मॉल आ रखा है तो आपका आर्टिकल आएगा। मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल नहीं दिया होता तो फिर आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। वी नीड वन विथ अ गार्डन, हमें एक चाहिए गार्डन के साथ। अगर हमने स्मॉल शब्द को लिख दिया तो फिर आर्टिकल आएगा। सो वी नीड अ स्मॉल वन, ठीक है। आ जाओ भाई, माई फादर टोल्ड मी दैट नो बडी शुड टेल लाइज टू वंस फ्रेंड्स। पहली बात है भाई, किसकी बात करी हमने? नो बडी। बेटा नो बडी के साथ में वंस वाली चीजें नहीं आएंगी, हिज वाला आएगा। अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि नो बडी के लिए वंस नहीं आएगा, हिज आएगा। नो बडी के लिए हिज आएगा, ठीक है। एवरीबडी के लिए हिज आएगा, एनीबडी के लिए हिज आएगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट ईजी फॉर एनीबडी। अब की बार क्या है? एनीबडी टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स नहीं होगा बेटा, हिज फ्रेंड्स होगा। क्या होगा? हिज फ्रेंड्स होगा, ठीक है। आगे, एवरीवन हैज इन्फॉर्म्ड देयर पेरेंट्स। बेटा देयर पेरेंट्स नहीं, हिज पेरेंट्स। क्या आएगा? हिज पेरेंट्स। तो एवरीवन के साथ में हिज पेरेंट्स आएगा, देयर पेरेंट्स आप नहीं लिखोगे। डैश हैज कम टू द क्लास, डैश हैज, तो बेटा यहाँ पे वन नहीं लिख पाओगे, एवरीवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शामिल हो। तो एवरीवन हैज कम टू द क्लास या नो वन हैज कम टू द क्लास, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। वन वाला एक और एग्जांपल करा देता हूं, जो बच्चे कह रहे थे कि वन के बारे में और बता दो। देखो मैंने लिखा आई नीड, या मैंने लिखा आई डोंट हैव एनी कार, तो आई नीड a one with I need a one। इतना ही छोड़ देते हैं। मेरे पास में कोई कार नहीं है, इसीलिए मुझे एक चाहिए। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है, तो आई नीड न्यू वन। देखो यहाँ पे देखो वन के साथ में कोई एडजेक्टिव नहीं है तो फिर आर्टिकल नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे देखो वन के साथ में एडजेक्टिव आ रखा है तो आर्टिकल आएगा, ठीक है।
क्लियर है भाई? तो ये आपका 1 का कॉन्सेप्ट रहता है। भाई कल से शुरू करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? कल से शुरू करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। आज इतनी देर पे क्लास को भी ख़त्म करूँगा। मेरा भी तबीयत पूरी तरह से डाउन है अभी भी, और आगे कॉम्प्रिहेंशन की 2 बजे क्लास होगी भाई, तो 2 बजे की क्लास में आप सारे बच्चे ज़रूर आएँ। तो आज के लिए सिर्फ इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी भाई कल से रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारी क्लासेस थोड़ी-सी बड़ी चलेंगी, क्योंकि हमें 3 क्लास में ख़त्म करना है। अगर हमारी क्लास थोड़ी-सी छोटी रह गई तो फिर 3 क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है? बेटा प्रैक्टिस शीट 2 दे चुके हैं, तीसरी आपको इसमें मिल जाएगी। 2 प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी अपलोडेड है, देखोगे ध्यान से दिख जाएगी। ठीक है? पहली में हमने कुछ पर्सनल प्रोनाउन की सीट दी थी, दूसरे में रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल तीनों की मिला के दी थी। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।